बजट डे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर सेक्टर की अपनी उम्मीदें हैं। जाहिर है रियल्टी सेक्टर भी वित्त मंत्री से तमाम आशाएं लगाए बैठा है। इस क्रम में जी बिजनेस की बजट सीरीज जारी है। हर सेक्टर की उम्मीदों को वित्त मंत्री तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लस में हम रियल एस्टेट सेक्टर के अलग अलग पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बजट एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा ग्रोथ आसमान छू रही है, घरों की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन फिर भी कई पहलुओं पर रियल्टी सेक्टर वित्त मंत्री की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। निवेश के नियम, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा, प्रोजेक्ट फंडिंग समेत कई मसले हैं जिन पर वित्त मंत्री का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है। हमने बीते शो में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात की थी और आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के नामचीन डेवलपर्स। उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, प्रेसिडेंट नरेटको नेशनल। हमारे साथ रवि अग्रवाल हैं, एमडी सिग्नेचर ग्लोबल, और आदित्य कुशवाहा हैं, सीईओ एक्सेस ई कॉर्प। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका राजन जी, रवि जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल राजन सर आपसे ही होगा कि आप लोगों ने बजट में रियल एस्टेट की मांगों को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की है, तो सीधे तौर पर पॉइंट करिए कि किन मांगों को आपने उनके सामने रखा है और क्या पूरी होने की संभावना दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार हम लोग निर्मला सीतारमण जी को जब मिले तो हमने इन्हें एकदम क्लियर कट बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल, अगर आपने देखा होगा तो हर साल दर साल मोदी गवर्नमेंट पहली और मोदी गवर्नमेंट 2 ने भी रियल एस्टेट को कुछ ना कुछ दिया ही है, जिसके वजह से आप देखो तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही बेहतर कर रही है। और जीडीपी का भी रेशियो अगर आप देखो कि शेयर जो रियल एस्टेट का बढ़ते ही जा रहा है। अब की बार हमने खास करके हमने मांगा है, जो सेक्शन 24 में कंज्यूमर जो आज फ्लैट लेता है उसका डिडक्शन कितने ही सालों पहले से, पहले 1.5 लाख था, 1.5 का 2 लाख किया, उसको भी कितने ही साल हो गए। तो हमारी दरखास्त और हमारी विनती फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम जी से ये है कि जो पहला मकान लेता है, जो भी बंदा जिसका अपना पहला मकान लेता है, उसको जितना भी इंटरेस्ट होए वो पूरा का पूरा माफ हो जाना चाहिए। दूसरा, जो इनका कैपिटल डिडक्शन होता है उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तीसरी चीज जो आज सच में कहूं तो ग्राहकों को जो तकलीफदायी हो रही है कि लोगों ने, इन्होंने जीएसटी में, क्योंकि ये जीएसटी का इशू नहीं है, इनकम टैक्स का इशू है, जीएसटी में 1% और 5% किए, लेकिन जब 1% किया उसमें एक छोटा सा रेड़ा ऐसे डाल दिया है कि अब आपकी मकान की कीमत 45 लाख होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप पटना में 500 गज का मकान लो, या कलकत्ता में 500 गज का मकान लो, या बनारस में लो, वाराणसी में लो, या आप मद्रास में लो, तमिलनाडु में लो, या कर्नाटक में लो, या बंबई में लो, 500 फुट का मकान 500 फुट ही होता है। तो अगर इन्होंने जब 45 लाख रुपया लगाया है तो 45 लाख रुपया ये गलत है। और अगर आप अफोर्डेबल बोलो, मकान की हमेशा अगर आप देखो अमाउंट के बजाय एरिया पे होना चाहिए, और पहले वो एरिया पे ही था। तो हमने कहा है कि ये 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर ये 60 स्क्वायर मीटर कर दे, और टायर 2 सिटीज में ये जो 90 स्क्वायर मीटर था जो पहले था नियम, वही नियम कर दे। तीसरी मांग हमने ये बोला है कि सीएलएसएस जो पीएमएवाई में था, जो इन्होंने अब की बंद कर दिया, वो भी स्पेशली वो लोग का सीएलएसएस 4, जिसमें क्या होता है कि जो भी आज मध्यम वर्गीय आदमी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको 100% गवर्नमेंट बहुत ही ख्याल रखती है, सब कुछ है। जो आदमी ऊपर के दर्जे पे वो खुद का ख्याल रख सकता है, तो बीच वाला आदमी, अगर आप बोलो कि सैलरीड बोलो या जो भी बोलो, ये लोग बेचारे हमेशा पिस जाते हैं। तो उनको पीएमएवाई में बहुत अच्छा था। तो हम चाहते हैं कि इन्होंने स्वच्छ भारत 2 किया, बाकी जल 2 किया, जितने भी मतलब पहले गवर्नमेंट में 1 किया हुआ था, अब 2 किया, तो हम भी चाहते हैं कि पीएमएवाई 2 आ जाए। रवि सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने देखा बीते 2 साल में लगातार बिक्री कमजोर हुई है। पिछले साल बजट में पीएमएवाई के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी हटा दिया गया था, हालांकि बाद में सब्सिडी को बहाल किया गया। इस बार क्या उम्मीदें हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के लिहाज से? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स एक आम पर्सन को घर, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल का जो एजेंडा तो मोदी जी का है, और जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं हम उन्हीं के एजेंडा पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट ने जो आज तक जितनी सपोर्ट दी है अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत,
वो ट्रिमेंडस है, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया। और चाहे वो CLSS हो, जो बहुत ATIB का जो सेक्शन पहले हुआ करता है इनकम टैक्स में, उस तरह से सपोर्ट दिया गया हो, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बट इसमें बस कुछ हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हम उससे हम लोग अफोर्डेबल लोगों को घर दे पाएंगे, लोगों का जो घर का सपना है वो पूरा कर पाएंगे। पहले से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के कारण भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, और ITC का जो इनपुट हुआ करता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिला करता था, जो रियल एस्टेट के अंदर पर्टिकुलरली आउटपुट सर्विस के अंदर, जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी आउटपुट सर्विस 5% पे लगती है, रियल एस्टेट में भी मोर लेस अगर 45 लाख से ऊपर के घर की बात करें तो वहाँ 5% की मैक्सिमम घर जो है आज 45 लाख रुपए। जैसे यहाँ तो अभी राजन जी ने भी बताया कि जो अफोर्डेबिलिटी का इंडेक्स है वो भी बड़ा हो गया है, उसको 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर उस डेफिनेशन के साथ तहत करके उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, और प्लस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अलाउ किया जाए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इतनी बढ़ चुकी है उसको मैनेज किया जा सके, और जो अफोर्डेबल घर का जो सपना है वो हम लोग पूरा कर पाए। दूसरा, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्योंकि जो टाइमिंग ऑफ अप्रूवल में थोड़ा जो कॉस्ट एक जो लगता है, जो एक्चुअली जो टाइम जो डिले है उसके अंदर जो नेशनल लॉस होता है वो नेशनल लॉस है, उससे किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस का कोई मॉडल, और ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, पहले से बहुत काम में फास्टनेस आई है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है। खासकर से मैं अगर हरियाणा में बात करूं तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, और काफी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं। तो इसी चीज को हम अगर बाकी पूरे एंटायर डिपार्टमेंट, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह का इसको लेके चले, तो जो टाइम में जो कॉस्ट है अप्रूवल का वो घट जाएगा, उससे हम लोगों को अफोर्डेबल घर देने में आगे मदद कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा। रिटेल निवेशक बड़े स्तर पर रियल एस्टेट को शानदार विकल्प मानते हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में रियल एस्टेट में कमजोर ROI के चलते मोहभंग हुआ है, लेकिन ऐसे में दूसरे घर के लिए या निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से बजट में क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप? दीपक जी, देखिए, रियल एस्टेट जो सेकेंडरी हाउसिंग है, जिसको हम सेकेंडरी हाउसिंग कहते हैं, वो एक रेंटल अर्निंग के हिसाब से लोगों का रुझान ज्यादा रहता है सेकेंडरी हाउसिंग में। अब सेकेंडरी हाउसिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो उनको रेंटल अर्निंग होती है उसमें जो लगने वाला GST है उसके कोई इंसेंटिव बेनिफिट्स नहीं है। उसमें जो अर्निंग हो रही है उसमें GST में कहीं ना कहीं उनको एक प्रावधान हो कि वो GST से हाउस टैक्स पे कर रहे हैं या और तमाम सारे गवर्नमेंट जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन हो कि वो GST से सेटअप हो सके, पहला। दूसरा, जो हॉलिडे होम के डेस्टिनेशन है वो मोस्टली शहर से बाहर होती हैं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में होती भी चल रही हैं, वो हर शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। ऐसे आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से उन पे होम लोन या उन पे बैंकिंग लोन की सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है या लिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फंड उसके लिए भी डेडिकेट करना चाहिए, जहां पर उस तरीके का जो बायर जो आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी ले रहा है उसको भी होम लोन की सुविधा या कमर्शियल लोन मिल जाए, लोन की सुविधाएं हो, क्योंकि बैंकों का एक डेडिकेटेड प्रोविजन बजट वहां पर एलोकेटेड हो। तीसरा, जैसे कि अभी रवि जी और राजन जी भी कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी इतना इन्फ्लेट हो चुका है, ठीक है, तो जो उसके लिए कमर्शियल वाइबिलिटी है ROI की, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर की पॉकेट में जा रहा है, उसको लोड पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, जिससे उसका ROI गिर रहा है। चौथा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हम देख भी रहे हैं कि अभी NRI का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। लास्ट ईयर तो लगभग $13 बिलियन की जो है मार्केट रही सिर्फ NRI मार्केट को। तो हमको NRI निवेशक जो हैं हमारे, वो चाहे प्राइमरी घर ले रहे हैं या सेकेंडरी हाउसिंग परचेज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन हो जिससे इंसेंटिव स्कीम हो जिससे उनका निवेश और बढ़े। ऑलरेडी हमारी कंट्री की जो पोजीशन है, जो फेथ है, वो उनके मन में बढ़ रहा है, बट उसका अगर कोई ऐसा डेडिकेटेड प्रोविजन हो जाए जिससे वो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम दिखेंगे रियल एस्टेट मार्केट को। राजन सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि इंडस्ट्री स्टेटस और सिंगल विंडो क्लियरेंस आप कई साल से मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या इंडस्ट्री बेंचमार्क पर रियल एस्टेट खरा नहीं उतर पा रहा है, काफी पीछे चल रहा है, इसलिए इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल रहा है, या फिर कोई और वजह है? असल दिक्कत कहां पर है? उसका मैं सिंगल विंडो क्लियरेंस जो सिस्टम है टोटल फेलियर नहीं है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूं, उसका रीजन ये है कि आज
डेवलपर और आर्किटेक्ट ने भी पहलू करना चाहिए कि जो लेवल पे करना चाहिए वो लेवल पे हमारे तरफ से भी नहीं होता है। हम अगर सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे तो वो नहीं होगा। सेकेंड थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में जो ये हमारे एकनाथ शिंदे सर और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है और इनके पहले ही इन्होंने जो यूनिफाइड डीसीआर आ गया तो उससे बेहतर ये हो गया कि आप मुंबई छोड़कर किसी भी एरिया में अगर आप प्लान करो तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई आदमी, मैं बताता हूँ, आप थाना में जाके काम करो, पूना में करो, नागपुर में करो, नासिक में करो, तो आपके रूल्स सेम है। ये जो दिक्कतें क्यों आती थी, अगर आप सोचो कि अगर हम आज मुंबई में काम कर रहे हैं और अगर हमको कल उठ के जाके हरियाणा में काम करना है तो हरियाणा के रूल्स रेगुलेशन टोटल अलग है क्योंकि वो उनकी डेमोग्राफी अलग है, उनके यहाँ के सिस्टम्स अलग है। तो ये जैसे हमने महाराष्ट्र के लिए किया हुआ है कि यूनिफाइड डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूम, वैसे हम चाहते हैं कि सारे इंडिया के लिए ये नहीं हो सकता कि सारे लोगों के ये हो सकता है, लेकिन इसके 1 या 2 या 3 पैरामीटर, मतलब बोलते हैं ना कि अपन या एक क्लास जो फर्स्ट ग्रेड अपने जो मेन मेट्रो सिटीज है उनका एक हो गया कि टायर 2 टायर 3 सिटीज, तो ये हिसाब से अगर रूल्स रेगुलेशन फ्रेम हो गए तो उससे बहुत ही इजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं रवि जी से सहमत हूँ, दिल्ली अब बहुत दूर है वो वन बोलता है ना, वन विंडो क्लियरेंस के लिए। सिंगल विंडो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री स्टेटस की मांग आप लोग लंबे समय से करते आए हैं, उससे तमाम दिक्कतें हल हो सकती हैं, फंडिंग आसान हो सकती है और भी तमाम फायदे होंगे। तो इसको लेकर क्या समस्या है, क्यों इंडस्ट्री स्टेटस मिलने में दिक्कतें आ रही हैं? सर, इंडस्ट्री स्टेटस में आज क्या हो रहा है कि अगर आपने देखा होगा तो कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हर एक बैंक के पास फंडिंग बहुत था और इंडस्ट्री स्टेटस से सिर्फ फंडिंग नहीं मेजर बेनिफिट होने वाला है, तो हर आदमी को फंडिंग तो मिल ही रहा है। आज जितने भी लोग, अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास यहाँ पर नेशनलाइज बैंक फंडिंग करती है, प्राइवेट बैंक फंडिंग कर रही है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, प्लस उसके साथों साथ एनबीएफसी आ गए, एनबीएफसी के यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग आ गए, प्राइवेट फंडिंग के साथ फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, तो फंडिंग के काफी ऑप्शन आ गए हुए। और लोगों को जो बोलते हैं ना कि अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज मिल रहा है, अगर आप मीठा खा रहे हो तो मीठे के साथ आपको डायबिटीज की भी तकलीफ आने वाली है। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप इंडस्ट्री स्टेटस लोग जो मांग रहे हैं, तो इंडस्ट्री स्टेटस के साथ सिर्फ भला नहीं होने वाला है, भला के साथ लायबिलिटीज भी आने वाली है। बिल्कुल, इंडस्ट्री स्टेटस के साथ कुछ फायदे होंगे तो जिम्मेदारियां भी आएंगी। शायद रियल्टी सेक्टर अभी उसके लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं दिख रहा है। रवि सर, अगला सवाल मेरा आपसे यह होगा कि बीते 1 साल में सबसे अधिक जो लॉन्च हुए हैं वो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट हुए हैं। पहली बात यह कि क्या बॉटल नेक है अफोर्डेबल हाउसिंग में, लॉन्च कम क्यों हो रहे हैं, जिस पर बजट में ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, आज अगर 10 साल पहले कहें तो कितने रुपए का घर अफोर्डेबल था, और आज जब, क्योंकि वक्त के साथ लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ रहे हैं, नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रही है, और पीछे एनओट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन को अपग्रेड कर दिया गया, वो 90 लाख से चली गई है। अगर हम उस क्राइटेरिया की बात करें तो अफोर्डेबल में बहुत सारे लॉन्चेस आए हैं। अगर हम अपने सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा तो मेजोरिटी जितने भी लॉन्चेस हैं वो सारे ही बिलो 90 लाख के हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम से लोगों की इनकम बढ़ने वाली है वैसे वैसे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ने वाला है। तो अगर हम उस अफोर्डेबल इंडेक्स को बढ़ा कर देते हैं तो जाहिर अफोर्डेबल लॉन्चेस हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आज भी एक चैलेंज है। उसमें अगर गवर्नमेंट से किसी भी तरह से कोई सपोर्ट मिल पाए तो हम लोग शायद अफोर्डेबल को और आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। सीएलएसएस की स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत ही शानदार की हुई है, पिछली बार भी उन्होंने 2023 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मेरे को ये लगता है कि इस सीएलएसएस की स्कीम ने बहुत शानदार काम किया है। करीबन 2 करोड़ लोगों को अर्बन के अंदर, करीबन 66 लाख लोगों को अर्बन के अंदर और 2 करोड़ लोगों को रूरल के अंदर घर मिले हैं इस स्कीम के अंदर। ये इतनी बड़ी हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम मोदी जी ने किया। आई थिंक सो इसको एक्सटेंड आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इससे लोगों की जो घर की जरूरत है हम पूरी करें। बिल्कुल।
बिल्कुल, सीएलएसएस स्कीम का असर व्यापक रूप से देखने को मिला है। आदित्य जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो ज्यादातर हॉलिडे होम्स बन रहे हैं वो भी लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि दूर दराज या टियर 2 सिटीज में या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो लग्जरी हाउसिंग है उसके बजाय अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिले, सेकेंड होम में अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा हो, तो क्या इसे बेहतर करने के लिए सरकार इसमें कुछ मदद कर सकती है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी बढ़ सके? दीपक जी, सेकंड हाउस में जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट कई जगह स्टेकेशंस को प्रमोट कर रही है। छोटे छोटे हाउसेस जो है लोग जहाँ पर टूरिज्म एरिया है वहां पर बना के उसको गेस्ट हाउस के रूप में चला रहे हैं, उनको प्रमोशन भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में आप अभी जिन मीडिया के माध्यम से, और राजन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इंडस्ट्री की बात अक्सर पहुंचाते रहते हैं। आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहे इस बजट में, या इस बजट तो बहुत करीब आ गया, या अगले बजट में से प्रोविजन कुछ ऐसा करके चलें कि इंडिया में 5, 7, 10 ऐसी टूरिज्म डेस्टिनेशन तैयार की जाए, क्योंकि टूरिज्म इंडिया का ट्रेवल बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करी जाए और उन पे कुछ फोकस होकर काम किया जाए, जहां पे डेवलपर्स भी काम करें और वो पॉपुलर हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, लोगों को वहां जाने में भी कंफर्ट हो, वहां सिंगल विंडो का प्रोविजन भी किया जा सकता है। अगर ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट, आल्दो जो है महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जैसे डिस्ट्रिक्ट को कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, बड़े प्रमोशंस हैं, बड़े एडवांटेजेस हैं, इंसेंटिव्स भी हैं, काम करने का सहूलियत भी है। ऐसे मॉडल और देश में कई जगह तैयार किए जा सकते हैं, जहां पर बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम भी हो सकता है, डेवलपर्स को भी सहूलियत होगी, कस्टमर्स को भी इन होने में बड़ा आसानी होगी और उनका आरओआई भी अच्छा हो सकता है। अब वहां पर जो ये अफोर्डेबल हॉलिडे होम है वो भी बना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो जो लोकल पर्सन है जिसके पास अपना घर है और वो पास में, और उसके पास एक वैकेंट लैंड है, उस पर वो इस तरीके की एक्टिविटी कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही होगी, उस सिटी को, उस डेस्टिनेशन को, तो उसके लिए बनाना आसान होगा। और अल्टीमेटली उसका एडवांटेज जो है, जो लोकल टूरिज्म वहां पे जाएगा उसको भी सस्ते रेट में वहां पे रूम अवेलेबल होगा। स्टेकेशन आल्दो अलग अलग स्टेट में सब लोगों ने प्रमोट किया, उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। राजन सर, पिछले बजट से कितने संतुष्ट थे आप, और उसको देखते हुए इस बार आपकी जो मांग है वो कितनी वाजिब आपको लग रही है? सर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हर बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ दिया ही। अगर हम लोग कोई भी बोले कि हम सरकार से नाराज है, तो हम लोग की नाराजगी जायज नहीं है। हाँ, हम थोड़े बहुत दुखी है, वो उसके रीजन है। क्या होता है कि इन्होंने कहीं कुछ दिया है तो कहीं कुछ था वो ले लिया है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप दे रहे हो तो दिल खोल के दो, लेना मत करो। आप देते हो, अगर आप एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो ना, तो जब लेते हो तो लोग दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि मैं आपको साफ साफ शब्दों में भी कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में पहले हमको आईटीसी था, वो आईटीसी निकाल के ले लिया। आईटीसी निकाला और जब रेट कम किया तो वहां पे 1 और 5% में 45 लाख का रेडा डाल दिया। अब हमारे को जब अफोर्डेबल हाउसिंग में, अगर आप अफोर्डेबल मकान बनाते हो, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके लिए हमारी जीएसटी का रेट था 12%, वो 12% को हटाकर भी 18% कर दिया। हालांकि हमने जीएसटी काउंसिल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में ये रिप्रेजेंट भी किया हुआ कि भैया ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो आपने 12% का 18% किया, उसको वापस करो। उसका रीजन क्या है कि पहले स्टील का और सीमेंट का और बाकी सारे चीज का दाम कम था, तो हमारे को जो जीएसटी लगता था जो कम दाम पे लग रहा था, अब दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली 18% तो वैसे ही हमको जीएसटी में और बढ़ गया। मतलब दाम तो बढ़ गया, उसके अलावा जीएसटी भी बढ़ गई। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि ब्रांडेड डेवलपर्स तक तो मामला ठीक है, लेकिन अधिकतर डेवलपर्स आईटीसी का फायदा खुद तो उठा लेते थे, लेकिन उसे ग्राहकों तक पास ऑन नहीं करते थे। बहरहाल रवि सर, आज भी देश के टॉप शहरों में जो करीब 7.5 लाख यूनिट्स का अनसोल्ड स्टॉक है, उसमें ज्यादातर इन्वेंट्री अफोर्डेबल है। ऐसे में क्या किया जाए कि अनसोल्ड स्टॉक को निकालने में मदद मिले? एक राजन जी का बहुत अच्छा आइडिया है कि 2015 में लास्ट 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की लिमिट थी। तो अगर हम लोग उस लिमिट को फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए उसको खत्म कर दें या उसको इंक्रीज कर दें इस लेवल पे, उससे शायद अफोर्डेबल की डिमांड उस सेगमेंट में बढ़िया हो सकती है। दूसरा, तो जो सीएलएसएस की स्कीम है, क्योंकि पहले से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुके हैं। हम अगर पिछले साल में जब सीएलएसएस उन्होंने 2023 तक कर दी, ठीक है, सीएलएसएस को कंटिन्यू करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन में थोड़े से पहले से बढ़े। तो उससे क्या होगा कि वो सीएलएसएस को अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, वो मेकओवर हो जाएगा कस्टमर के लिए, एक आम कस्टमर के लिए। तो वो दोनों चीजों के जो मैनेजमेंट होगा, तो आई थिंक सो
अगर एक जो अगर जीएसटी के अंदर अगर जैसे अगर हम साइज वाला फिल्टर, अगर हम साइज वाले को मॉडल को अपना लेते हैं बनाफत 45 लाख रुपए को, तो उससे भी उन कस्टमर्स की जो कॉस्ट है वो 5% के बजाय अगर वो अफोर्डेबल वालों की वो 1% लगेगी। बिल्कुल, यानी पूरी चर्चा को समझें तो डेवलपर्स की जो मांग है उसमें बड़ी बातें यह है कि पहले मकान की खरीद का पूरा ब्याज माफ हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की एरिया और कीमत के आधार पर परिभाषा में बदलाव हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, यूनिफाइड जीसीआर का जो सिस्टम महाराष्ट्र में है इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी प्रयास हो, सीएलएस स्कीम को बढ़ावा मिले। रवि जी ने जिस तरह से बताया कि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन अप्रूवल पर जो नजीर पेश की है वैसा दूसरे राज्यों में भी मंजूरी को लेकर तेजी आए। हालांकि प्रोजेक्ट मंजूरी को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं, वो एक अलग बात है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने को लेकर प्रयास हो, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात ना हो, यानी एक तरफ कुछ राहत देकर दूसरी तरफ कुछ राहतें कम ना कर दी जाए। इन बातों को लेकर काफी चिंताएं हैं, यानी मांगे अनंत हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी को यह देखना होगा कि लंबे समय बाद रियल्टी सेक्टर में जो तेजी दिख रही है वो तेजी देश के चुनिंदा शहरों तक ही सिमट कर न रह जाए, छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट फले फूले, इसको लेकर भी प्रयास हों। तो राजन जी, रवि जी और आदित्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बजट सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के किसी और पहलू पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।